नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के अभी तक हम लोग 41 लेक्चर यहाँ पर कवर कर चुके हैं और आज हम लोग 42 जो लेक्चर आज हमारा ये होने वाला है इंडियन पॉलिटी का, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और जो इसका प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने राष्ट्रीय आपातकाल के कुछ बेसिक बातों को हमने डिस्कस किया था। राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगाया जाता है, लगाए जाने के ग्राउंड क्या होते हैं, आधार क्या होते हैं, उन चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था, है ना, है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं प्रभाव की। लेकिन प्रभाव जानने से पहले कल वाले लेक्चर की एक दो बातें हम लोग यहाँ पर करेक्ट करेंगे और इसके बाद हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो कल वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसकी जो उद्घोषणा होती है, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो उस घोषणा की समाप्ति कैसे हो सकती है। मान लो राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दी और बीच में अगर इसको समाप्त करना है इस उद्घोषणा को, तो क्या तरीके हो सकते हैं। तो इसके हमने आपको 3 तरीके बताए थे। तो इसमें जल्दी से उसका हम क्विक रिवीजन करते हैं। तो एक तो तरीका आपको बताया गया था कि राष्ट्रपति जब चाहे तब इस घोषणा को एक दूसरी घोषणा के माध्यम से वापस ले सकते हैं। यानी राष्ट्रपति जब चाहे तब इसे वापस ले सकते हैं, जब चाहे तब वापस ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसके लिए कोई भी संसद का अनुमोदन रेटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, राष्ट्रपति जब चाहे तब इसे वापस ले सकते हैं। इसमें संसद का कोई भी अनुमोदन जरूरी नहीं होता है। क्लियर। दूसरा आपको मैंने बताया था कि जब संसद दूसरा वाला जो हमने आपको बताया था कि संसद इस घोषणा के अनुमोदन को मना कर दे। जैसे आपको बताया था कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो गई और 1 महीने के भीतर संसद से विशेष बहुमत से अनुमोदन लेना होता है, रेटिफिकेशन लेना होता है, मतलब संसद की अनुमति लेनी होती है। सीधे शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो उसका मतलब ये है। लेकिन संसद अनुमति कैसे देगी? 2/3 बहुमत, यानी विशेष बहुमत। तो यहाँ पर विशेष बहुमत का मीनिंग हमने आपको बताया था, दोनों सदनों से विशेष बहुमत होना चाहिए। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से, तो लोकसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उसके 2/3 बहुमत से होना चाहिए। ये हमने आपको क्लियर कर दिया था। और जो विशेष बहुमत होता है अलग अलग जगहों पर अलग अलग उसका मीनिंग होता है, ये बात भी हम आपको समझा चुके हैं। खैर, तो अगर संसद 1 महीने के भीतर इसका अनुमोदन ना दे तो 1 महीने बाद ये राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। एक तो ये तरीका है, जब संसद अनुमोदन 1 महीने के अंदर ना दे तो ये समाप्त हो जाएगी। तीसरा तरीका और है कि लोकसभा इस उद्घोषणा के निरस्त होने का प्रस्ताव पारित कर दे। ध्यान से समझिएगा, लोकसभा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को निरस्त करने का प्रस्ताव यदि पारित कर दे तो राष्ट्रपति को इसकी उद्घोषणा वापस लेनी पड़ेगी। ठीक है, और ये 44वें संविधान संशोधन के तहत प्रावधान कर दिया गया था। इसके पहले राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार इसको हटा सकते थे। ठीक है, तो ये बात हो गई राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्ति के 3 तरीके जो आपको बताए गए, वो मैंने यहाँ पर क्विक रिवीजन आपका करवाया है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से जुड़े हुए 2 प्रस्ताव हैं। उन प्रस्तावों को यहाँ पर समझ लेते हैं। तो एक होता है उद्घोषणा के अस्वीकार करने का प्रस्ताव और एक होता है उद्घोषणा के स्वीकार करने का प्रस्ताव। 2 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के अस्वीकार करने का प्रस्ताव
और दूसरा होता है इसे स्वीकार करने का प्रस्ताव। उद्घोषणा के स्वीकार करने का प्रस्ताव, इसको भी हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो इसको हम अगर दो पार्ट में से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो पहली बात, उद्घोषणा को अस्वीकार करने के प्रस्ताव को लोकसभा से पारित करना जरूरी होता है। लोकसभा से पारित करना जरूरी होता है, पारित करना जरूरी होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अगर लोकसभा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रस्ताव को निरस्त करने, मतलब जो उद्घोषणा है उसके निरस्त करने का प्रस्ताव यदि पारित कर देती है लोकसभा, तो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल हटाना जरूरी हो जाता है। दूसरा, अगर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो गई और इसे 1 महीने के आगे भी जारी रखना है, तो फिर वहां पर संसद का अनुमोदन लेना जरूरी होगा। तो यहाँ पर संसद के द्वारा इसके और आगे जारी रखने के प्रस्ताव को पारित कराना होगा। तो दोनों सदनों से पारित कराना होगा। संसद मतलब यहाँ पर दोनों सदनों से, दोनों सदनों से पारित कराना जरूरी होगा, जरूरी होता है। और कैसे? विशेष बहुमत से। ठीक है, तो ये कैसे पारित कराना जरूरी होता है? विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से। और यहां पर जो हटाए जाने का प्रस्ताव है ये लोकसभा के द्वारा पारित करना जरूरी होता है, लेकिन साधारण बहुमत से। कैसे? सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से। तो ये दो बातें आपको जरूर याद रखनी। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रस्ताव को स्वीकार अगर कराना है संसद के द्वारा, तो दोनों सदन उसे स्वीकार करेंगे विशेष बहुमत से। और अगर उसको अस्वीकार कराना है, मतलब उसे समाप्त कराना है, तो सिर्फ लोकसभा का रोल होगा। और लोकसभा ऐसे अस्वीकार करने वाले प्रस्ताव को पारित करेगी, लेकिन साधारण बहुमत से। तो राष्ट्रपति फिर उस राष्ट्रीय आपातकाल को क्या कर देंगे? हटा देंगे, मतलब हटाना पड़ेगा उनको। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इस बात को आप शायद समझ गए होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा देश में? ठीक है, हमें कैसा महसूस होगा भाई? हम क्या महसूस करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है? हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो देश में मतलब क्या बदलाव हो जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पर हम ये जानने वाले हैं। ठीक, तो अगर हम लोग मोटे मोटे शब्दों में बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। संविधान जो संघात्मक होता है भारत का, वो एकात्मक हो जाएगा। ठीक है, मतलब राज्यों की शक्तियां केंद्र में चली जाएंगी। तो ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो इसके प्रभाव जो राष्ट्रीय आपातकाल के हैं वो 3 जगह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव हम 3 जगह देख सकते हैं। 3 जगह इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। एक तो केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन आ जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों में बदलाव आ जाएगा। और लोकसभा के कार्यकाल में भी प्रभाव पड़ेगा।
लोकसभा का कार्यकाल, इसमें भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी हम लोग इसको समझेंगे। और तीसरा, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों में प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की सेहत पर प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है, और लोकसभा के कार्यकाल पर भी प्रभाव पड़ सकता है, और केंद्र राज्य संबंधों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएंगे। तो ये 3 मेजर एरिया है जहां पर राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव पड़ता है। ओके, तो हम एक एक को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, और बहुत ही देखो, किताबी भाषा को यहाँ पर हमें नहीं रटना है। जो किताबें हैं उसका मर्म क्या है, उसको हमने पढ़ा, क्या समझा, अपने शब्दों में इसको हम लोग आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो एक एक करके इसको समझते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे केंद्र राज्य संबंधों में क्या परिवर्तन आएंगे। ठीक है, तो अगर आप संविधान का थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या केंद्र राज्य संबंध बदल जाएंगे। तो जैसा कि हम लोग केंद्र राज्य संबंध पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स जो हुए हैं उसमें, तो उसमें हमने आपको बताया था कि भारत में शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है, अब भाई 2 सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर सरकार, राज्य स्तर पर सरकार, तो दोनों को काम करने के लिए अपनी अपनी शक्तियां चाहिए ना। तो हमारे संविधान ने इन शक्तियों को बांट दिया है। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 7 शेड्यूल नंबर 7 उसमें शक्तियों का क्लियरली बंटवारा कर दिया है। तो शक्तियां बटी हुई हैं, और जहां पर शक्तियों का बंटवारा होता है उसको कहते हैं संघात्मक लक्षण। बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। तो उसको कहते हैं संघात्मक लक्षण। ठीक है, तो हमारे संविधान का जो लक्षण है वो कैसा है, सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक है, मतलब शक्तियों का बंटवारा। हाँ, वो अलग मुद्दा है कि केंद्र के पास ज्यादा पावर है और राज्य के पास कम पावर है, वो एक अलग इश्यू है, लेकिन शक्तियों का प्रथमता हम बंटवारा देखते हैं। तो सामान्य संबंध क्या है, केंद्र राज्य के शक्तियों का बंटवारा है। तो बेसिकली जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो केंद्र राज्य की जो संबंध है, सामान्य संबंध, उनमें परिवर्तन हो जाता है। तो केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। ठीक है, पहला इसमें क्या होगा, इनके जो सामान्य संबंध होते हैं, सामान्य संबंधों में परिवर्तन आ जाता है। पहले जो सामान्य संबंध थे शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन यहाँ पर सामान्य संबंधों में परिवर्तन आ जाता है। ये परिवर्तन कैसे होंगे, किस लेवल तक होंगे, इस चीज को आगे हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसमें जो केंद्र राज्य संबंधों में सामान्य बदलाव आते हैं वो 3 जगहों पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 तरीके के हमें केंद्र राज्य संबंधों में बदलाव दिखेंगे, क्योंकि जब हमने केंद्र राज्य संबंध पढ़ाया था तो 3 प्रकार के केंद्र राज्य संबंध उसमें आपको बताए थे, और उन तीनों प्रकार के जो केंद्र राज्य संबंध होते हैं वो बदल जाते हैं। तो पहला, इसमें कार्यपालक संबंधों में बदलाव, कार्यपालक, या इसको हम प्रशासनिक संबंध भी कह सकते हैं, जो एग्जीक्यूट करने वाले जो रिलेशन है, कार्यपालक संबंधों में परिवर्तन, संबंधों में परिवर्तन। दूसरा, विधायी संबंधों में परिवर्तन, विधायी संबंधों में परिवर्तन। ठीक है, और तीसरा, फाइनेंशियल रिलेशन, वित्तीय संबंधों में परिवर्तन। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र राज्य
के जो संबंध हैं उनमें आ जाता है बदलाव। तो इन बदलाव को हम 3 कैटेगरी में बांटकर देखते हैं, 3 भागों में इसको बांट दिया। तो इससे कार्यपालक संबंधी जो संबंध है वो बदल जाते हैं। ये प्रशासनिक संबंध होते हैं। कैसे होते हैं? प्रशासनिक संबंध इसको बोलते हैं। तो कार्यपालक यानी एग्जीक्यूट, जैसे केंद्र की एग्जीक्यूटिव पावर अलग होती है और राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर अलग होती है, ठीक है। तो ये बटे हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसमें बदलाव आ जाता है। क्या बदलाव आ जाता है इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे कार्यपालक संबंधों में क्या बदलाव आएंगे। इसको बहुत ध्यान से चीजों को हम लोग समझेंगे। तो पहली बात करेंगे कार्यपालक संबंधों में बदलाव। संबंधों में परिवर्तन। इसमें पहला देखते हैं क्या बदलाव होगा। तो देखो, पहले हम कहते हैं कि सामान्य संबंध क्या थे और फिर बदल क्या गए, ये दोनों को हम तुलना कर लें। तो अगर हम लोग बात करें जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं था, यानी सामान्य परिस्थितियों में, पहले हम देख रहे हैं सामान्य परिस्थितियों में क्या संबंध थे। ये परिस्थितियों में क्या था कि केंद्र कुछ मामलों में राज्यों को प्रशासनिक निर्देशन दे सकते थे, ठीक है। यानी केंद्र राज्यों को कुछ विषयों पर मतलब जो कार्यपालिका संबंधी जो विषय है, विषयों पर निर्देशन दे सकता था, निर्देशन दे सकता है, ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में। लेकिन अगर आपातकाल लग जाए, बट अगर आपातकाल लगा है, वो ध्यान समझिएगा, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में, आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र राज्यों को प्रत्येक विषय पर निर्देशन दे सकता है, निर्देश दे सकता है, ठीक है। यानी केंद्र राज्यों को प्रत्येक विषय पर निर्देश दे सकता है, दे सकता है। यानी आपातकालीन स्थितियों में केंद्र राज्यों को हर एक विषय पर प्रशासन संबंधी निर्देश दे सकता है, मतलब ये पावर मिल जाएगी। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, कुछ विषयों पर निर्देश देने का पावर होता है। लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में सभी यानी प्रत्येक विषय पर निर्देश देने का अधिकार इसको मिल जाता है। मतलब है क्या, ध्यान से एक बार फिर से समझो कि देखिए सभी को अपनी कार्यपालक शक्तियां हैं, केंद्र की अलग है, राज्य की अलग है, मतलब जो कार्य करने की शक्तियां हैं, ठीक है। किसी लॉ वगैरह को एग्जीक्यूट करने की शक्तियां दोनों को अपनी अलग अलग है, यानी प्रशासन संबंधी शक्तियां दोनों की अपनी अलग अलग हैं, केंद्र की, राज्य की। लेकिन भारत में शक्तियों का थोड़ा बंटवारा पक्षपात पूर्ण तरीके से किया गया। केंद्र को थोड़ी पावर ज़्यादा है, तो इसलिए केंद्र को थोड़ी सी पावर ज़्यादा दे दी गई। तो सामान्य परिस्थितियों में केंद्र राज्यों को कुछ प्रशासनिक विषयों के ऊपर निर्देश देने का राइट है, मतलब कि आप ऐसे करो, ऐसे ना करो, ये करो, ये ना करो, ठीक है, कुछ विषयों पर। लेकिन जब आपातकाल लग गया तो राज्य के हर एक विषय पर केंद्र राज्यों को निर्देश देने की शक्ति का अधिकारी हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये मामला यहां पर आपको बदला हुआ दिखेगा, ठीक है, इमरजेंसी के मामले में, ठीक है। और
इसका मतलब है कि जो राज्य सरकारें होती हैं वो केंद्र सरकार के पूर्णतया नियंत्रण में आ जाती है। कैसे आपको काम करना है ये केंद्र आपको निर्देश देगा और उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। और आपको मैंने बताया था कि अगर राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो आर्टिकल 365 कहता है कि यह संवैधानिक तंत्र की विफलता है और संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर वहां पर राष्ट्रपति शासन या स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो स्टेट इमरजेंसी को हम अगले लेक्चर में डिटेल में उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं विधायी संबंध, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे यूपीएससी में स्टेटमेंट बना के पूछेगा। तो केंद्र राज्य संबंधों में एक हमने समझ लिया कार्यपालक संबंध। ठीक है, इसमें क्या बदलाव होगा, तो यूपीएससी यहाँ से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और 2 स्टेटमेंट दे देगा और फिर कूट बनाएगा कि केवल एक सही, केवल 2 सही, 1 2 दोनों सही, ना तो 1 सही ना तो 2 सही। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये लेक्चर में जो आपको बताया जा रहा है इसके आप नोट्स बनाते जाइएगा, है ना। विधिवत आप अपनी नोटबुक जब आप लेक्चर को देखें नोटबुक बगल में रख लीजिएगा, और जो मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ वो ग्राफ आप अपने कॉपी में नोटबुक में हूबहू छापिएगा, क्योंकि ये चित्र के रूप में जो हम पढ़ाई करते हैं ना ग्राफ के रूप में, वो माइंड में सेट हो जाता है। ठीक है, बाकी किताब में तो पूरा पेज लिखा होता है, किताब में तो सब कुछ लिखा है। ठीक है, और हालांकि इस लेक्चर की पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, तो पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी, बट ये जो पिक्चराइजेशन से हम आपको पढ़ा रहे हैं चित्र बना के, ये बहुत जरूरी है, ये याद करने की टेक्निक। ये पढ़ते तो सब है, लेकिन दिमाग में किसके कितना रहता है वो टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी, जिससे कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में कर पाए और कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो ग्राफ के माध्यम से पढ़ाई की जाती है ये बड़ा साइंटिफिक है, ये दिमाग में पिक्चर बन जाता है, क्योंकि हमारी आंखें जिसको देखती हैं वो दिमाग में उसको उतार लेती हैं। ठीक है, तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। पीडीएफ लेने के लिए आपको राविन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। ठीक है, हालांकि इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी इसका हम लिंक दे देंगे, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आप जाएंगे और स्टडी मटेरियल के सेक्शन में वहां पर एक आपको फाइल दिखेगी इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी को क्लिक करेंगे, उसमें लेक्चर वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसे वहां से सीधे डाउनलोड कर लेंगे। ओके, और रविन एकेडमी एप्लीकेशन आपको इसलिए डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे लेक्चर आपको डिटेल में मिल जाएंगे। ठीक है, फ्री में भी मिलेंगे, हालांकि पेड भी होंगे, तो दोनों तरीके के लेक्चर वहां मिलेंगे, लेकिन पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा। ओके, चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे इसके केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव के अंतर्गत दूसरा वित्तीय प्रभाव। वित्तीय नहीं, पहले हम लोग विधायी संबंध देखेंगे। विधायी संबंधों में प्रभाव, यहां पर क्या प्रभाव दिखेगा बहुत ध्यान से आप समझिए। देखो, तो जब सामान्य परिस्थितियां थी उस समय इनका विधायी संबंध कैसा था पहले वो देखो, और फिर क्या बदल जाएगा आपातकाल में वो देख लो, बस तैयार, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो पहले क्या था और आपातकाल के बाद क्या बदल जाएगा। ठीक है, तो आपातकाल के पहले यहां पर मान लो हमने लिख दिया, ऐसे बना दिया, यहां लिख दिया आपातकाल, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दिया आपातकाल के बाद, और यहाँ पर लिख दिया आपातकाल के पूर्व। इस तरीके के आप ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो आपातकाल के पहले क्या होता है, वो तो सामान्य संबंध होते हैं, शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र के जो विषय हैं वो संघ की सूची में पड़े हुए हैं और राज्य के विषय राज्य सूची में पड़े हुए हैं। तो केंद्र की जो सूची है संघ सूची, उसमें जो भी विषय हैं जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, सुरक्षा, विदेशी मामले हो गए, ये सब संघ सूची के विषय हैं। तो उस पर कानून संघ की विधायिका
विधायिका मतलब संसद, जिसको हम लोग कहते हैं यूनियन लेजिस्लेचर। तो आपातकाल के पहले संघ सूची के विषय पर कानून संघ की विधायिका बनाएगी और राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य की विधायिका बनाएगी। ये तो है पहले। तो यहाँ पर जो दो सूचियां हैं, संघ सूची और राज्य सूची, तो इन पर कानून अपने अपने बनाएंगे ये लोग, है ना, अपने अपने विषय पर कानून का निर्माण करें। ठीक है, ये तो सामान्य परिस्थिति है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र से सिफारिश करें कि आप हमारे लिए कानून बना दीजिए, तो केंद्र बना देगा। ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पर वो अपने अपने विषयों पर कानून बनाएंगे। लेकिन जब आपातकाल लग जाएगा, आपातकाल के दौरान क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ये बदलाव हो जाएगा। राज्य की सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की विधायिका को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राज्य की सूची पर, यानी राज्य की सूची पर जो विषय, राज्य की सूची के विषयों पर केंद्र की विधायिका यानी संसद, केंद्र की विधायिका को कानून बनाने की अथॉरिटी मिल जाती है, कानून बनाने की अधिकारिता प्राप्त हो जाती है, अधिकारिता प्राप्त हो जाती है। ये एक सामान्य सा बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का हक प्राप्त हो जाता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर समझिएगा, लेकिन राज्य की विधायिका की विधायी शक्तियों का निलंबन नहीं किया जाता। ये यहाँ पर आप नोट में डाल दीजिए, लेकिन राज्य की विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधायिका की शक्ति का निलंबन नहीं होता। शक्ति का निलंबन यानी सस्पेंशन, निलंबन अब यूपीएससी आपको यहां फंसा देगा, कहेगा राष्ट्रीय आपातकाल के विषय से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और एक लिख देगा कि राज्य की सूची के विषयों पर केंद्र की विधायिका को कानून बनाने की अधिकारिता प्राप्त हो जाती, पहला स्टेटमेंट। दूसरा लिख देगा कि राज्य की विधायिका की कानून निर्माण करने की शक्ति को निलंबित कर दिया जाता है, ये लिख देगा। तो आपको लगेगा कि राज्य की विधायिका की कानून बनाने की शक्ति को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, तभी तो केंद्र की विधायिका को कानून बनाने का राइट मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, ध्यान रखिएगा, इसकी शक्ति का निलंबन नहीं होता है। हाँ, मतलब ये हुआ कि उस समय राज्य के विषय पर कानून केंद्र की विधायिका भी बनाएगी और राज्य की भी विधायिका बना सकती है। लेकिन यदि केंद्र की विधायिका ने पकड़ के उस विषय पर कानून बना दिया तो फिर उस विषय पर राज्य की विधायिका कानून नहीं बनाएगी। बात समझ गए? वो ध्यान से इस चीज को समझिएगा, क्योंकि यहीं पर ये जो नोट है ना, ये आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे और ये यूपीएससी यहाँ से स्टेटमेंट बना के आपको फंसा देगा। ठीक है, इतनी बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि कहने का मतलब है, इसको और अच्छे से एक बार और दूसरे शब्दों में समझिएगा। इसका मतलब है कि आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र की विधायिका यानी संसद की कानून निर्माण की शक्ति असीमित हो जाती है। असीमित का मतलब यह है कि केंद्र के विषय पर तो कानून बनाएगी ही बनाएगी और राज्य के समस्त विषयों पर कानून बनाने का राइट भी मिल जाता है।
इसका मतलब है कि केंद्र की विधायिका की कानून निर्माण करने की शक्ति का विस्तार हो जाता है। ठीक है, और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि संविधान संघात्मक से एकात्मक हो जाता है, यानी जो राज्य की शक्तियां हैं उस पर विस्तार केंद्र का हो जाता है, यानी विधायी शक्तियों के समान वितरण का निलंबन हो जाता है और राज्य की विधायिका निलंबित नहीं होती है। ठीक है, क्लियर? जो मैंने पॉइंट ये बोला आप उसको ध्यान से समझिएगा। विधायी शक्तियों के सामान्य वितरण का जो सिद्धांत है वो निलंबित हो जाता है। जो सामान्य वितरण था ये वाला, ये निलंबित हो गया, ये सस्पेंड हो गया। ठीक है, लेकिन राज्य की विधायिका निलंबित नहीं होगी। फिर से इस पॉइंट को समझिए, कानून बनाने की जो शक्तियों का जो सामान्य सिद्धांत है वो निलंबित हो जाता है, ये इधर वाला, मतलब कि अब राज्य के विषय पर कानून केंद्र की विधायिका बनाएगी, लेकिन राज्य की विधायिका निलंबित नहीं होगी। क्लियर? अब समझ में आ गई होगी बातें। ठीक, अब यहां पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब आपातकाल के दौरान राज्य के विषय पर कानून केंद्र की विधायिका ने बना दिया, तो आपातकाल की जब समाप्ति हो गई तो राज्य के विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून कितने दिनों तक वैलिड रहेगा? मेरी बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो, जैसे मान लो जब आपातकाल लागू था तो राज्य के विषय पर कानून किसने बना दिया? संसद ने। फिर आपातकाल हो गया खत्म। जब आपातकाल खत्म हो गया तो जो कानून बनाने के सामान्य सिद्धांत थे वो अपने अपने फिर से मिल गए। तो केंद्र की विधायिका ने आपातकाल के दौरान जो राज्य के विषय पर कानून बनाया था वो आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने दिनों तक वैलिड रहेगा? तो वो वैलिड रहेगा 6 मंथ तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मंथ तक वो वैलिड होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि आपातकाल के दौरान, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद ने अर्थात केंद्र की विधायिका ने राज्य के विषय पर जो कानून बनाया वो आपातकाल की समाप्ति के बाद और कितने दिनों तक वैलिड रहेगा? तो 6 महीने तक वैलिड रहेगा। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें और एक चीज समझेंगे। एक चीज और समझेंगे। अब एक यहां पर अध्यादेश वाला मामला भी समझ लेते हैं। तो विधायी संबंधों में एक अध्यादेश भी आता है, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस इसको कहते हैं, ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो आपातकाल के पूर्व और आपातकाल के बाद, है ना, आपातकाल के बाद और आपातकाल के पूर्व की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आपातकाल के पूर्व क्या होता है? तो देखो, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति को भी होती है और वो राज्यपाल को भी होती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है आर्टिकल 123 के तहत और राज्यपाल के पास होती है आर्टिकल 213। आप क्या करो, इसमें 1 और 2 का स्थान बदल दो, 123 हो जाएगा 213। कहने का मतलब ये है कि जब सामान्य परिस्थितियां होंगी, यानी आपातकाल लागू नहीं है, उसके पहले राज्य के विषय पर अध्यादेश राज्यपाल जारी करेंगे और केंद्र के विषय पर अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करेंगे। ये बात है आपातकाल के लगने के पहले की बात है, सामान्य परिस्थितियों की। यानी राज्यों में अध्यादेश राज्यपाल जारी करेंगे और केंद्र में यानी संघ के विषय पर अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करेंगे। अब अध्यादेश जारी कब किया जाता है ये थोड़ा सा समझ लो। देखिए, जब संसद सत्र में नहीं होती या संसद का कोई एक
जो सदन है वो सत्र में ना हो, तो वहां पर उस समय कानून का निर्माण नहीं हो सकता, और देश में किसी ऐसे कानून की जरूरत पड़ गई या राज्य में ऐसे कानून की जरूरत पड़ गई तो कानून तो बन नहीं सकता है। तो राष्ट्रपति को पावर दे दी गई कि आप कानून की जगह पर अध्यादेश जारी करके काम चला सकते हैं, और वो अध्यादेश वही वैल्यू रखेगा जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की वैल्यू होगी। इसी प्रकार राज्यों में अगर राज्य की विधायिका सत्र में ना हो, सेशन ना चल रहा हो, तो जब सेशन नहीं चल रहा होगा तो कोई वहां विधेयक नहीं आएगा, बिल नहीं आएगा, और जब तक बिल नहीं आएगा तब तक कानून नहीं बनेगा। कानून कैसे बनता है इसको किसी लेक्चर में समझाएंगे, ठीक है। और उस राज्य में किसी कानून की जरूरत पड़ गई तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को पावर है कि वो अध्यादेश जारी करके काम चला ले, ठीक है। लेकिन जब आपातकाल लगा है तो राज्य के विषय पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती है। तो यहां पर क्या होगा, राज्य के विषय पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को मिल जाती है, राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो अध्यादेश जारी कब किया जाता है? अब देखो, मान लो अब यहां पर एक चीज समझ लो, जैसे आपातकाल लग गया, राष्ट्रीय आपातकाल, हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी की, ये लग गया, ठीक है, सभी को आ रहा है समझ में, है ना। चलो, तो अध्यादेश लग गया और राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, ठीक है। तो राज्य तो अब कानून नहीं बनाएंगे, ठीक है, मतलब अब राज्य के विषय पर कानून बनाने की पावर संसद को मिल गई, और उस समय संसद भी सत्र में नहीं है, तो अब कानून संसद भी नहीं बनाएगी क्योंकि वो सत्र में है ही नहीं, और राज्य को किसी कानून की जरूरत पड़ गई तो फिर उस विषय पर अध्यादेश जारी करेगा कौन? राज्यपाल। लेकिन चूंकि आपातकाल लगा है तो अब राज्यपाल राज्य के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं करेंगे, कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक मिनट, ये बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट्स बनाते चलिएगा बिल्कुल इसी फॉर्मेट में जिस तरीके से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे, विधायी संबंध कंप्लीट हो गए, तो केंद्र राज्य संबंधों में हम लोग अभी बात कर रहे थे विधायी संबंधों की। अब लोग बात करेंगे यहाँ पर वित्तीय संबंधों की, वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंधों पर प्रभाव, तो वित्तीय संबंधों पर क्या प्रभाव होगा, अब देखना, बहुत ध्यान से समझना भाई इसको। फिर वैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी लिखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, यहां पर लिखेंगे कि बाद, यानी जब इसकी घोषणा हो जाए, और जब घोषणा ना हुई कि, तो आपको मैंने पढ़ाया था केंद्र राज्य संबंधों में कि जब सामान्य परिस्थितियां होती हैं तो धन का बंटवारा होता है, तो उसमें हमारी जो अनुसूची नंबर 7 है उसमें बंटवारा है, वित्तीय संबंधों पर भी वित्तीय जो अधिकार है वो बंटवारा है कि कौन कौन से टैक्स केंद्र लगाएगा और कौन कौन से टैक्स राज्य लगाएगा। लेकिन राज्यों का आरोप है कि हमें कम इनकम वाले कर दे दिए गए हैं, केंद्र को ज़्यादा आय वाले कर दे दिए गए हैं, इसलिए केंद्र हमें कुछ धन उपलब्ध कराए। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ध्यान से समझो, इसके पहले की बात करें तो वित्तीय संबंधों का बंटवारा है, यहाँ पर क्या है, बंटवारा है, ठीक है, यानी केंद्र के विषय पर जो टैक्स होंगे वो केंद्र वसूलेगा जो भी है, और राज्य के विषयों पर राज्य इसको बटे हुए हैं। लेकिन चूंकि राज्यों की इनकम कम होती है
और केंद्र की इनकम ज़्यादा होती है, इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच धन का बंटवारा होता है, यानी केंद्र राज्यों को धन उपलब्ध करा देता है क्योंकि इनको कम मिल पाता है ना। तो यहाँ पर इनके बीच में क्या होता है, धन का बंटवारा। बंटवारा किसका? धन का, धन का बंटवारा। तो बंटवारा हो जाता है, ठीक है। ये सामान्य स्थिति है। लेकिन जब लगी हो इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, तो अब इमरजेंसी लगी हुई है, मान लो इमरजेंसी लग गई, बाह्य आक्रमण हो गया भारत पर, जैसा कि टाइम टू टाइम हुआ भी है। तो बाह्य आक्रमण हो गया, किसी दूसरे देश ने इंडिया पर अटैक कर दिया, और जब आक्रमण होगा तो युद्ध छिड़ गया। समझ ध्यान से, युद्ध छिड़ गया। जब युद्ध छिड़ जाता है तो हमें गोला बारूद मिसाइल चलानी पड़ती है। तो मिसाइल चलाने के लिए उसमें जो ईंधन भरा जाएगा उसमें खर्चा होगा। तो हम अपने देश को बचाने के लिए हम युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो बहुत सारा पैसा युद्ध को लड़ने में समाप्त हो जाएगा। और इधर राज्य केंद्र से कहें कि अरे हमें धन दो, है ना, हमें धन दो, हमें ज़रूरत है, तो देश तो लड़ रहा है ना, युद्ध में बहुत खर्चा हो रहा है ना, व्यापार वगैरह ठप हो गया, युद्ध हो गया, व्यापार ठप है, इनकम नहीं है देश में, और युद्ध में खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और राज्य कहें केंद्र से ये हमें पैसे दो, हमें पैसे दो, तो केंद्र कहेगा अरे चुप बैठो, पहले देश बचेगा ना, पहले देश की सुरक्षा जरूरी है, तो पैसा देना जरूरी है क्या? नहीं। तो ऐसा होगा ना, बिल्कुल। तो ये प्रैक्टिकल है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा तो यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध, जो मतलब वित्तीय सामान्य संबंध थे, उनमें बदलाव कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो केंद्र और राज्य के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर दिया जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच करों के संवैधानिक वितरण को, या धन के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये किया जा सकता है और जनरली कर भी दिया जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति केंद्र को दिए जाने वाले धन को या तो कम कर सकते हैं और या तो बिल्कुल मना कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि युद्ध चल रहा है ना, तो ये बदलाव है। तो जब वहां पर इतना खर्च हो रहा है तो राज्यों को भी यहां पर ये कोऑपरेट करना पड़ेगा, और नहीं कोऑपरेट करेंगे तो जबरदस्ती वो तो करना ही पड़ेगा, ये तो राष्ट्रपति को पावर मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो धन का बंटवारा है उसे या तो कम कर दिया जाएगा और या तो उसे बिल्कुल मना कर दिया जाएगा, कोई धन राज्यों को नहीं दिया जाएगा, ऐसा राष्ट्रपति को पावर मिल जाएगी। क्लियर? तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब जैसे मान लो, समझ लो ध्यान से, जैसे मान लो एक उदाहरण दे रहे हैं हम, जैसे इस समय फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23, ये वित्त वर्ष, ये क्या है? वित्त वर्ष। और इस वित्त वर्ष में कोई युद्ध छिड़ गया या पहले से युद्ध चल रहा था और युद्ध समाप्त हुआ इस वित्त वर्ष में, तो ये जो धन का बंटवारा है ये पूरे इस वित्त वर्ष तक परिवर्तन लागू रहेगा। मतलब इस पूरे साल राज्यों के धन में कटौती की जाएगी या बिल्कुल बंद कर दिया है कि ये अब पूरे, मतलब जिस वित्त वर्ष में युद्ध समाप्त होगा उस पूरे वित्त वर्ष के दौरान राज्यों को धन नहीं दिया जा सकता। ठीक है, कहने का मतलब ये है। क्लियर? तो राष्ट्रपति के ऐसे आदेश को, मतलब राष्ट्रपति ये आदेश जारी कर देंगे कि राज्यों को कोई धन नहीं दिया जाएगा, तो राष्ट्रपति के इस आदेश को संसद के दोनों पटलों पर रखना जरूरी होता है। भाई संसद भी तो देखेगी, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ने जबरदस्ती ऐसा कर दिया हो। तो राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, युद्ध शुरू हो गया है,
तो इसलिए राज्यों को कोई धन नहीं दिया जाएगा। तो ये जो आदेश राष्ट्रपति ने दिया, इसको संसद के दोनों पटलों पर रखा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति सिर्फ अपने विवेक से ही निर्णय ले लेंगे, इसमें संसद भी देखेगी इस बात को कि ये उचित है कि नहीं। ठीक है, क्लियर? तो ये था वित्तीय संबंध। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर लोकसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है। तो जल्दी से यहां पर समझते हैं लोकसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। तो ये प्रभाव क्या होगा, ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। चलिए, खैर, तो जैसे मान लो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो गई और इसका लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने वाला है। यानी लोकसभा का कार्यकाल सामान्य तौर पर कितने वर्ष का होता है? 5 ईयर का। 5 साल के लिए लोकसभा का चुनाव होने के बाद ये 5 साल तक कार्य करती है। ठीक है, तो इसका जो सामान्य कार्यकाल है, सामान्य कार्यकाल कितना है? 5 साल, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल। और आपातकाल की उद्घोषणा हो गई, राष्ट्रीय आपातकाल, और लोकसभा का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। इसका मतलब अगला चुनाव होना चाहिए। तो अब ऑब्वियस सी बात है, सामान्य सी बात है कि देश में लगा है राष्ट्रीय आपातकाल, चुनाव तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसी सामान्य कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो आपातकाल के बाद अगर सामान्य कार्यकाल पूरा हो रहा है लोकसभा का, तो चुनाव संभव नहीं है। तो इसी लोकसभा को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा? 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका कार्यकाल बढ़ाएगा कौन? तो ये है, तो बढ़ाएगी संसद। और संसद कोई काम करती है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत करती है। यानी ये कार्यकाल लोकसभा का संसद विधि द्वारा बढ़ाएगी, विधि द्वारा बढ़ाएगी। क्लियर? अब यहां पर आपके दिमाग में आ रही होगी बात कि सर इसको एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। हाँ, ध्यान रखिएगा, एक बार में 1 साल से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बढ़ा हुआ कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, फिर भी आपातकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो फिर चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो इसको क्या करेंगे? पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा, पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। ये जो मैं नीचे लिख रहा हूं दिख रहा है आप लोगों को? छिप तो नहीं रहा है कैमरे में? और थोड़ा सा शायद छिप रहा है, तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं। देखो, तो पुनः क्या किया जाएगा? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इधर मैं एरो लगा देता हूं। पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। आराम से पढ़िएगा, आराम से समझिएगा। लेक्चर लंबा होगा, होने दीजिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है ताकि यूपीएससी का कैसा भी क्वेश्चन हो वो हमसे गलत ना हो। कैसा भी वो चक्रव्यूह यूपीएससी कैसा भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दे, लेकिन हम उस ब्रह्मास्त्र को भी काट दें। ठीक है, ऐसे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अब फिर वही प्रश्न कि 1 साल बढ़ा हुआ कार्यकाल फिर पूरा होने जा रहा है और अभी भी राष्ट्रीय आपातकाल खत्म नहीं हुआ, तब क्या करेंगे? चुनाव तो करा नहीं सकते। तो चुनाव चूंकि करा नहीं सकते हैं तो कार्यकाल बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। कब तक? अरे जब तक ये स्थितियां सामान्य ना हो।
इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नो लिमिट, नो लिमिट। जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती तब तक ये काम करते रहेंगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ रहा हो कि अरे एक ही बार बढ़ा लेते, बार बार ऐसा क्यों करते हैं? तो संविधान में जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, अब मान लो, अब फिर समझो, अब दूसरी बात यहाँ पर समझो। मान लो आपातकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया और इसी दौरान आपातकाल खत्म हो गया, तो फिर बढ़ा हुआ कार्यकाल केवल 6 महीने तक जारी रहेगा और 6 महीने में चुनाव अगले कराने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं ऐसे बना देता हूं, यदि आपातकाल समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए तो क्या होगा? बढ़ा हुआ कार्यकाल 6 महीने तक रहेगा, 6 मंथ तक, और फिर 6 महीने के अंदर चुनाव कराने पड़ेंगे। तो 6 मंथ्स, विदिन 6 मंथ इलेक्शन कराना पड़ेगा। 6 मंथ्स में चुनाव कराना पड़ेगा, चुनाव कराना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो लोकसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे कैसे ये प्रक्रिया है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक लास्ट प्रभाव जो है फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको सीखेंगे, उसको समझेंगे, और उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने में कैपेबल हो जाएंगे। ओके, चलिए तो समझते हैं अगले टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव, उसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ फंडामेंटल राइट पर प्रभाव, फंडामेंटल राइट पर प्रभाव क्या पड़ेंगे प्रभाव। तो इससे संबंधित यहाँ पर 2 आर्टिकल हैं, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 2 आर्टिकल हैं, एक है आर्टिकल 358 और एक है आर्टिकल 359। तो इससे जुड़े हुए 2 आर्टिकल हैं, ये दोनों आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे। तो जो आर्टिकल 358 है, ये आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट की सेहत पर प्रभाव डालता है। ठीक है, और जो आर्टिकल 359 है ये अन्य फंडामेंटल राइट, यानी अन्य मतलब आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट तो यहां से प्रभावित होंगे इस आर्टिकल से, और अन्य फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर ठीक है, बाकी को ये प्रभावित कर देगा। ठीक, एक चीज याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन, ये 44वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय आपातकाल में। जब 44वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था उसके पहले आर्टिकल 20 और 21 के फंडामेंटल राइट पर की सेहत पर भी फर्क पड़ता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 के फंडामेंटल राइट की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकियों पर पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो, यह समझना आर्टिकल 358 क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना। आर्टिकल 358 ये कहता है कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, ठीक है, किस आधार पर? बाह्य आपातकाल। ठीक है, कौन सा? ये आर्टिकल 358 क्या कहता है? यदि बाह्य आपातकाल, अब ये आप लोगों को याद आ रहा होगा,
बाह्य आपातकाल और आंतरिक आपातकाल। बाह्य आपातकाल लगता है युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में, और आंतरिक आपातकाल लगता है सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। तो हमने बोला बाह्य आपातकाल, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि बाह्य आपातकाल लगा है, यानी आपातकाल भारत में युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा है, तो आपातकाल लगा है, तो आर्टिकल 19 में जो हमें 6 स्वतंत्रताओं के रूप में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, वो स्वतः निलंबित हो जाएंगे। तो आर्टिकल 19 की 6 स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाएंगी। ठीक है, ये जो मैंने नीचे लिखा है कट तो नहीं रहा है, दिख रहा है, पूरा आ रहा है कैमरे में, थोड़ा सा कट गया है, मुझे लगता है थोड़ा सा ये कट गया है, इसको मैं अलग से लिखना पड़ेगा। अगर ये राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आपातकाल लगा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट स्वतः निलंबित हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर भी चीजें समझनी है। तो देखो है क्या, यहाँ पर जैसे किताब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा कि आर्टिकल 19 की जो 6 स्वतंत्रताएं जो हमारे फंडामेंटल राइट है ना, वो स्वतः निलंबित हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि हकीकत में क्या है, फंडामेंटल राइट निलंबित नहीं हो जाएंगे। अच्छा, पहले निलंबन का मतलब समझ लो। निलंबन का मतलब होता है अस्थायी रूप से। ठीक है, इसका मतलब जब आपातकाल खत्म हो जाएगा तो फिर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट निलंबित नहीं होता है। फंडामेंटल राइट का जो उपचार है आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में क्या है, फंडामेंटल राइट के लिए उपचार बताया गया ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो आर्टिकल 32 में क्या दिया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। ये क्या कहता है, अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, राज्य आपके फंडामेंटल राइट छीनता है, उन्हें कम करता है, उसमें बदलाव करता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत कहाँ चले जाओगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे, और सुप्रीम कोर्ट आपको पुनः उन्हें फंडामेंटल राइट दिला देगा। मतलब यही है उपचार, मतलब इलाज है। ठीक है, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा बाह्य आक्रमण के आधार पर, यानी बाह्य आपातकाल लगेगा, तो आर्टिकल 19 की स्वतंत्रताएं निलंबित नहीं होंगी। आर्टिकल 19 की स्वतंत्रताओं का जो उपचार है वो निलंबित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो आपके मुंह में टेप लगा दिया जाएगा कि आप बोलो नहीं, आपका मुंह सील दिया जाएगा, आप बोलो नहीं, ऐसा नहीं है। आप बोलेंगे, आपको बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार फंडामेंटल राइट है, स्वतंत्रता है, 6 स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 19 में पहली स्वतंत्रता, वो फंडामेंटल राइट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप ये सोच रहे हो कि राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो हमारा मुंह सील दिया जाएगा, आप बोलोगे नहीं, ऐसा नहीं है, आप बोलोगे। लेकिन अगर राज्य आपके बोलने पर प्रतिबंध लगाता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, मतलब आप आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचार नहीं ले सकते। ठीक है, क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया और आप बीमार हो गए तो आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, बस मरो मर जाओ यहीं पर। ठीक है, हॉस्पिटल नहीं जाओगे। क्लियर। और जब आपातकाल नहीं लगा होता है तो राज्य आपके फंडामेंटल राइट को छीन ही नहीं सकता, ना कम कर सकता, ना बदलाव कर सकता है। ठीक है, अगर करता है तो आप फिर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, लेकिन आपातकाल लगा है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे। कहने का मतलब ये, आपकी स्वतंत्रता छीनी जाए तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। आगे बात समझ में, तो बोलने का राइट नहीं छीना जाएगा। ठीक है,
बोलने के राइट पर अगर प्रतिबंध लगाया गया तो आप फिर कोर्ट की मदद नहीं ले पाओगे, ये मतलब है। ठीक है। और दूसरा, अगर भारत में इंटरनल आंतरिक आपातकाल लगा है, मतलब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, तो आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि आर्टिकल 358 अनुच्छेद 19 में जो हमें फंडामेंटल राइट दिए गए उन पर ये ग्रहण लगा देता है। ये राहु है, ये राहु है और ये केतु है। 359 ये ग्रहण किस पर लगाता है? बाकी फंडामेंटल राइट पर ग्रहण ये लगा देता है। तो हम इसको कह सकते हैं ये राहु है भैया, ये ग्रहण लगाता है आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट पर, और ये केतु है, ठीक है, ये ग्रहण लगा देता है बाकी फंडामेंटल राइट पर। क्लियर? तो अब इसको ध्यान से समझना है। तो ये आर्टिकल 19 समझ में आ गया, ठीक है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा, बाह्य आपातकाल होगा, यानी युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, तो हमारा आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट है उसके संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो निलंबित कर दिया जाएगा। अर्थात राज्य ऐसे समय में कोई ऐसी विधि बना सकता है कि आपके आर्टिकल 19 की स्वतंत्रताओं को छीना जा सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? ये स्वतः हो जाएगा। इसमें कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। इसमें राष्ट्रपति आदेश जारी नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर? नोट करते जाइएगा एक एक चीज। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 359 को समझते हैं। ठीक है, आर्टिकल 359 को समझते हैं। ये क्या करेगा? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, कोई भी लगा है, चाहे बाह्य आपातकाल चाहे आंतरिक, दोनों में ये काम करेगा। बाह्य या आंतरिक कोई भी आपातकाल लगा है, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, वो किसी आधार पर लगा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को ये अथॉरिटी है आर्टिकल 359 में, ध्यान समझना, राष्ट्रपति को ये अधिकार है, ये अधिकृत हो जाता है, ऑथराइज्ड हो जाता है, अधिकार है कि आर्टिकल 20 और 21 के फंडामेंटल राइट को छोड़कर बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट, मतलब 19 वाले छोड़कर, वो तो 19 वाला तो 358 के तहत स्वतः निलंबित होता है, और आर्टिकल 359 में क्या कहा गया कि आर्टिकल 20 और 21 के फंडामेंटल राइट को छोड़कर बाकी सभी या कुछ फंडामेंटल राइट के उपचारों के अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। ठीक है, यह अधिकार है कि वह आर्टिकल 20 और 21 के फंडामेंटल राइट को छोड़कर बाकी या कुछ जो उसे जरूरत लगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है। क्लियर? ठीक है, ये बात। अब आप देखना, अब इसमें एक चीज और समझना है। ठीक है, अभी जगह नहीं तो मैं इसको रद्द कर लेता हूँ। इसमें एक चीज और समझना, इधर रद्द कर देता हूँ। ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट निलंबित नहीं करेगा, फंडामेंटल राइट तो रहेंगे, लेकिन अगर उस फंडामेंटल राइट को राज्य कम कर दे या उसे समाप्त कर दे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित कर दिया जाएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब याद रखिएगा कि 44वें संविधान संशोधन के पहले की अगर बात करें तो आर्टिकल 20 और 21 को भी निलंबित कर सकता, मतलब आर्टिकल 20 और 21 के फंडामेंटल राइट को भी इस दायरे में लाया गया था। इसका मतलब है कि आर्टिकल 20 और 21 है क्या, ये भी तो जान लो। आर्टिकल 20 से दोष सिद्धि के संबंध में 3 प्रकार के संरक्षण हमको संविधान देता है, और आर्टिकल 21 गरिमा में जीवन जीने की बात करता है। ठीक है, तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा और 44वें संविधान संशोधन 1978 के पहले की अगर बात करें तो इनके संवैधानिक, यानी आर्टिकल 20 और 21 के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी निलंबित कर सकता था। अर्थात जो गरिमा में जीवन
जीने का अधिकार है उसको भी निलंबित, उसको भी अगर राज्य कम करना चाहे तो कर सकता था, ठीक है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत इनको संरक्षण दे दिया गया आर्टिकल 20 और 21 को, यानी इनको कभी भी राज्य कम नहीं कर सकता, इनमें बदलाव नहीं कर सकता है, चाहे आपातकाल हो चाहे आपातकाल ना हो, ठीक है। लेकिन अन्य फंडामेंटल राइट को राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से निलंबित कर सकते हैं, यानी उनके संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। तो अंतर क्या है आर्टिकल 358 में क्या होता है, स्वतः आर्टिकल 19 के जो फंडामेंटल राइट के उपचारों का अधिकार वो निलंबित हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति को अपने आदेश के माध्यम से निलंबित करना पड़ता है, ये अंतर है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब देखो, अब यहाँ पर एक मामला आपको ये समझाते हैं कि जैसे फंडामेंटल राइट को निलंबित किया राष्ट्रपति ने, ठीक है, तो क्या उसको तब तक निलंबित किया जाएगा जब तक आपातकाल लागू है, या बीच में ही उसे वापस कर दिया जाएगा, या पूरे देश में निलंबित किया जाएगा, या देश के किसी एक हिस्से में निलंबित किया जाएगा, ये देखो समझो। तो देखो ध्यान से समझना, इसमें 2-3 बातें, ठीक है। संपूर्ण आपातकाल की अवधि में निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, ठीक है, या कुछ अवधि तक निलंबित किया जा सकता है, कुछ अवधि तक निलंबित किया जा सकता है। मान लो आपातकाल लगा 1 साल के लिए, और इन फंडामेंटल राइट के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को राष्ट्रपति हो सकता है 6 महीने के लिए निलंबित करे, उसको लगे कि ये 6 महीने के लिए ये जरूरी है, तो 6 महीने के लिए, मतलब आपातकाल आगे तक भी कंटिन्यू कर सकता है। फंडामेंटल राइट के संवैधानिक उपचारों का अधिकार कम समय के लिए भी निलंबित हो सकता है, ठीक है। पूरे देश में फंडामेंटल राइट के संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित हो सकता है, देश के किसी एक हिस्से में भी फंडामेंटल राइट के संवैधानिक उपचारों के अधिकार का निलंबन हो सकता है। दोनों बातें संपूर्ण देश में अथवा देश के हिस्से में निलंबन हो सकता है। इस बात को समझिए, जैसे मान लो पूरे देश की स्थिति खराब है, पूरा देश युद्ध में मतलब आ गया, इन्वॉल्व हो गया और राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, पूरे देश की स्थिति खराब है, तो पूरे देश में राष्ट्रपति इन फंडामेंटल राइट के उपचारों के अधिकार को निलंबित कर सकता है। या मान लीजिए जैसे हमारा ये भारत है, ठीक है, इसके एक हिस्से में मान लो यहाँ गुजरात है, तो गुजरात में स्थितियाँ ज़्यादा खराब हैं, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट के उपचारों का अधिकार केवल गुजरात में ही निलंबित किया जा सकता है ना, तो केवल एक राज्य में निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। अब मान लो कि गुजरात का कोई एक पर्टिकुलर जिला है, वहां की स्थिति ज्यादा खराब है, बाकी स्थितियां ठीक है, तो केवल उस जिले में फंडामेंटल राइट के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो संपूर्ण आपातकाल की अवधि के दौरान भी इनको निलंबित रखा जा सकता है, संपूर्ण आपातकाल की अवधि से अल्पावधि में भी इनको निलंबित रखा जा सकता है, संपूर्ण देश में निलंबित किया जा सकता है, देश के किसी एक हिस्से में निलंबित किया जा सकता है, राज्य के किसी एक जिले में निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। अब आप देखो, ये जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति आर्टिकल 20, 21 को छोड़कर 19 को छोड़कर बाकी सभी फंडामेंटल राइट का निलंबन कर दे, नहीं, उसमें जितने की जरूरत पड़ेगी उसको निलंबित कर सकता है, और जिसको राष्ट्रपति अपने आदेश के माध्यम से निलंबित करेंगे उन फंडामेंटल राइट को राज्य आपातकाल के दौरान कम कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, उन्हें समाप्त भी कर सकता है उस दौरान, और हम आर्टिकल 32 का सहारा नहीं ले सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई पूरी, बहुत अच्छे से, कि नहीं पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर देखा 358, 359 बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे हमने पढ़ा था 365 भी पढ़ा था, ठीक है। ये सब आर्टिकल 123 आर्टिकल 213 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखा आर्टिकल 358 और 359, ये दोनों का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट का जो निलंबन है, या फिर फंडामेंटल राइट का निलंबन नहीं होता है, फंडामेंटल राइट के संवैधानिक उपचारों के अधिकार का निलंबन होता है, ठीक है। तो आई होप कि इस लेक्चर को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप हमें कॉल करके, ठीक है, हमसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, 83 18 57 26 95। और अगर आपको इस लेक्चर का पूरा PDF चाहिए तो आपको क्या करना है? रविन एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। रविन एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और वहाँ पर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में इंडियन पॉलिटी वाली फाइल में आप जाएंगे फोल्डर में, तो वहाँ पर आज के लेक्चर का पूरा PDF मिल जाएगा। और नोट्स आप बनाइए, जैसे हमने यहाँ पर ग्राफ बना के पढ़ाया है, बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाइएगा। तो कैसा लगा लेक्चर? अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन। धन्यवाद।